नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बिहार में चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में राज्य के 18% मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर जीत हार का फैसला यही वोट बैंक करता है। अब तक इस वोट बैंक पर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों की पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जेडीयू भी मुस्लिम समाज तक पहुंच बनाने की बड़ी कोशिश कर रही है। हाल ही में एसआईआर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिली है। अब जब बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये समारोह में नीतीश कुमार का शामिल होना और सीधे संवाद करना खास मायने रखता है। विपक्षी दलों की नजर मुस्लिम वोटरों पर है, कांग्रेस की नजर भी मुस्लिम वोटर्स पर है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। जिन 10 जिलों में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं, उनमें से 5 जिलों में मुस्लिमों की खासी आबादी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा में मुस्लिम बहुल जिले भी शामिल हैं। बिहार में इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए जोर लगा रही है। उसके कुछ हालिया कदमों से इसके संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने राज्य के कुछ असरदार मौलानाओं से मुलाकात की है और मुस्लिम समुदाय में खासा प्रभाव रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य मुस्लिम नेताओं को सक्रिय कर दिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में खास तौर पर मुस्लिम बहुल जिले और इसके अलावा वे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां वोटर लिस्ट में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी इन इलाकों में जाकर न सिर्फ चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल बीजेपी जेडीयू के खिलाफ माहौल बनाएंगे, बल्कि वोटरों को कांग्रेस के पाले में लाने की भी कोशिश करेंगे। वहीं आरजेडी भी मुस्लिम दांव खेल रही है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब को राष्ट्रीय जनता दल में कद उनका बढ़ा दिया गया है। उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न केवल सिवान बल्कि पूरे बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को साधने की आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और आरजेडी हमेशा से इस समुदाय के समर्थन पर निर्भर रही है। हिना शाहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को तरजीह दे रही हैं। आज हम मुस्लिम वोटों की राजनीति पर नजर डालेंगे, क्योंकि सियासत जमकर हो रही है और इसी पर बहस कि आखिर किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित किया जा रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले कई बड़े मुद्दे हैं। वक्फ संशोधन बिल हो गया, एसआईआर हो गया। इस मुद्दे पर जिस तरीके से राय सामने आई है सभी दलों की, वो संकेत दे रही है कि किस तरीके से वोटर्स को साधते हुए बयानबाजी की जा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ मधु मंजरी, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ गए हैं। मधु जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रतिभा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ भूपेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कांग्रेस हो आरजेडी का तो वोट बैंक रहा ही है मुस्लिम वोटर्स, ऐसे में बीजेपी की क्या बड़ी तैयारी होगी, क्योंकि सभी लगे हैं और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाता है बिहार की गद्दी दिलवाने में। जी 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 ऐसा है। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जो 18% नहीं, पूरे करीब करीब 19 या 22% पूरे देश में मुसलमान हमारे, जिसमें 80% पसपरदा समाज जो है ना, इस तरह से अपमानित हुआ सदियों से। जब से देश आजाद हुआ उस समय से अपमानित होता आ रहा है और इन्हीं का संपत्ति, इन्हीं के नाम पर जो दान किए गए संपत्ति, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को यूटिलाइज करके और सही गरीब पसमंदा के हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए जो है ना हमारे सरकार ने जो है ना अमेंडमेंट करके कानून में संशोधन किया कि जो भी वक्फ बोर्ड का आय होगा, उस आय के पैसा से हमारे देश के जो 80% पसमंदा समाज के गरीब मुसलमान भाई हैं, उनकी जीवन शैली को कैसे ऊपर उठाया जाए और कैसे इनको एजुकेटेड करके कैसे इनको हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए, इसकी चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने की है।
तो मैं आपको बता दूं कि आज तक का इतिहास में ये लोग जितने भी कांग्रेस के लोग थे, ये आज इनका हितैषी बन रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस के चंद लोग मिल करके जितना भी प्राइम लोकेशन में इस देश की प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड की, मैं बताऊं आपको कि ये सारी प्रॉपर्टियों पर चंद मुसलमान भाइयों का ही जो है ना कब्जा है। इस बात को आप समझिए। और वो मुसलमान भाई धन्ना सेठ हो गए और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हमारे देश के 80% पसमानदा समाज जो है ना, जिसका रेंट का पैसा से, रिसोर्स के पैसा से, वक्फ बोर्ड का संपत्ति से उनकी जो है ना जीवन शैली बदलने की बात करके जिसने दानदाता दान दिया, उस दान की जमीन का जो है ना औने पौने भाव में बड़े बड़े अपने ही नजदीकी नेताओं को कांग्रेस जो है ना आजादी के बाद से देते रहा। और हमारे देश के पसमानदा समाज के गरीब मुसलमान पछड़े के पछड़े रह गए। इनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब 2014 के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले चिंता इस गरीब पसमानदा समाज की थी और हर क्षेत्र में इनकी जीवन शैली को उठा करके ऊपर उठाने का प्रयास किया। आप देखे होंगे कि पूरे पसमानदा का जमीन जो है इस देश के अंदर में रेलवे के बाद और मिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है ना, यदि भू जमीन है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास। करीब करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन इस देश के अंदर में संपत्ति है मेरे भाई। लेकिन उस संपत्ति का कांग्रेस ने इतना दुरुपयोग किया और दोहन किया कि प्राइम लोकेशन जितने थे सब बड़े बड़े अपने आदमी को दे दिया और हमारे मुसलमान भाई का जीवन जो है ना स्तर इसने नहीं दिया। लेकिन अब एक देश का पिछड़ा का बेटा देश पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बना हुआ है और वह हम लोग पूरे मिल करके एनडीए की सरकार इस देश के हम अपने मुसलमान भाइयों को कैसे जो है ना बच्चे को पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी शिक्षा हो, उनकी हेल्थ कैसे अच्छा हो, उनको प्रधानमंत्री आवास द्वारा कैसे घर दिया जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार कर रही है। और ये लोग 65 साल तक इस देश पर शासन किया, लेकिन इनके जीवन स्तर कभी उठने नहीं दिया। सिर्फ वोट की राजनीति किया और वोट की राजनीति करके इन लोगों को दबाते रहा और सिर्फ ये चाहे कि हम शरिया से कानून को चलाएं, इस देश को संविधान से इन लोगों को वंचित किया जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान से इस देश को चला करके इस गरीब पसमानदा हमारे मुसलमान भाई को जीवन स्तर के उठाने का हम लोग काम करेंगे। और यह बात आप देख लीजिएगा, अब सब लोग जितने पार्टी हैं इंडी गठबंधन के लोग, इन लोगों के बीच में बेचैनी बढ़ गई। ठीक है, राजेश राठौर जी आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हितैषी तो एनडीए सरकार रही है मुस्लिमों की, लेकिन आप लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए यात्रा में भी आप लोग विशेष ख्याल रख रहे हैं कि कहीं वोट ना हाथ से छिटक जाए। इनको कैसे समझाया जाए कि भारत का हर एक नागरिक चाहे वोट किसी के देते हो वो भारत का नागरिक है और भारत का प्रधानमंत्री किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं, भारत के हर लोगों के लिए है जो भारत का नागरिक है। ये पहला बात देखने को मिल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम, धर्म अधर्म, संप्रदायवाद के राजनीति कर रहे हैं। वक्त है देश को सशक्त और मजबूत करने का और देश में जो सबसे कमजोर वर्ग है, चाहे किस वर्ग के लोग हों, हिंदू को हो या मुस्लिम को, वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इसकी लड़ाई राहुल गांधी ने थामी है। इसलिए राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कही और डट के कही। जब वो 5000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की तब की, जब उन्होंने 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हुई तब कही, सदन में बोला। अंततः वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को अर्बन नक्सल बनने पर मजबूर किया। आज जातिगत जनगणना की बात हुई। अब देश और समाज के कौन लोग छुटे हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ना है। अगर 20 साल की बिहार में एनडीए की सरकार को आप देखिएगा तो मैं नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है कि सभी चीजों में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार नीचे से दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
नीचे से दूसरा, कुपोषण में नीचे से दूसरा, आय में नीचे से दूसरा, पलायन में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सरकार का रिपोर्ट कह रहा है। कैग रिपोर्ट आपने देखा किस प्रकार से 72,000 करोड़ का इन्होंने लूट किया है 2008 से लेके आज तक। किसके पैसे थे? हिंदू के थे या मुस्लिम के थे? न हिंदू का था न मुस्लिम का था, बिहार के एक एक व्यक्ति का पैसा था। तो हम किसी नजरिए से न देखें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को छोड़ दिए हैं, प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करे। हम भारत के आवाम की बात करते हैं, भारत के गरीब की बात करते हैं, भारत के छात्र नौजवान और किसान की बात करते हैं, भारत की महिलाओं की बात करते हैं, हम उनकी सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जब ये बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को बुरा लगता है, इसीलिए कि उनके पैर से जमीन खिसक रहा है। तो स्वाभाविक बात है, उन ध्रुवीकरण की बात करेंगे, लेकिन ध्रुवीकरण का हाल उन्होंने देख चुके हैं। अयोध्या में, बिहार में भी देखे हैं कि जहां राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जहां जहां से गुजरे थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और इस बार राहुल गांधी तो पूरे बिहार घूम रहे हैं। और जो खास मौलानाओं से संपर्क किया जा रहा है, तो फिर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं मुलाकात की जा रही है, मौलानाओं को एक्टिव किया जा रहा है, जो आपके बड़े नेता हैं उनको एक्टिव किया जा रहा है, और यात्रा में भी आप लोग विशेषकर ख्याल रख रहे हैं। तो ये ऐसा है कि नहीं, और वोट बैंक को साध रहे हैं कि नहीं? यात्रा में बिहार के उन सभी वर्गों के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के कुशासन से त्रस्त हैं। ठीक है, वो सभी लोग सामने हैं जो नीतीश कुमार के कुशासन से त्रस्त हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, इस पर आपका काउंटर कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले मधु जी आपके पास आ रही हूँ सीधे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी जिस तरीके से, क्योंकि अच्छी पकड़ आप लोग की वोट बैंक पर रही है, लेकिन क्योंकि इस बार एनडीए सरकार ये कह रही है कि भाई हम हितैषी हैं, बड़े बड़े बिल लाए गए, वक्त संशोधन बिल की बात कर लीजिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास हो रहा है कि असल मायनों में मुस्लिम हितैषी तो एनडीए सरकार है, तो अब आप अपने कोर वोट बैंक को किस तरीके से बचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जब एनडीए सरकार बोलती है कि मुस्लिम के हितैषी है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक कहिए, जोक कहिए, जिसपे हंसी भी नहीं आता। इस तरह के इनकी जो सोच आज जो भी पहल रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आज ये सत्ता में आए ही है हिंदू मुस्लिम करके, और अभी हमारे भाई ने जो बोला, आज तक आप हिंदू मुस्लिम करते थे और आज मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाने का काम, ये इसमें ना मतलब बीजेपी मतलब माहिर है कि मुसलमान मैंने आज तक हिंदू मुस्लिम कर करके हिंदुओं का डरा करके हिंदू खतरे में है, और आज पसमानदा समाज के जो लोग हैं वो खतरे में है, उनके लिए नहीं किया गया। ये हमारे भाई साहब बताएंगे कि पूरे देश में कितने एमपी हैं मुसलमानों के, आपके कितने विधायक हैं, जितना जहां जहां भी आपकी सरकार है, कितने मंत्री आपने बनाया, बिहार में लोकसभा में कितना टिकट दिया मुसलमानों को, विधानसभा में कितना टिकट दिया था, कितना एमएलसी बनाया, और बिहार में क्या है। तो आपका इनके जो एनडीए जो सरकार है, बीजेपी, खास करके मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगी, इनसे बड़ा मुसलमान का विरोधी कोई हो नहीं सकता है। और जिस तरह से आप राजनीति करते हैं, एक जाति को काट करके, आपके ही लोग बोलते थे, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि कपड़ों से पता चलता है कि इस भीड़ में किस जाति के लोग हैं। आपके प्रधानमंत्री किस तरह से मुसलमानों का, और आज आप बोल रहे कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। आज आप देख लीजिए एसआईआर के तहत जितने भी नाम मैक्सिमम कटे हैं वो मुसलमानों का है, और ये प्रूफ है, ये आपके सर्वे के हिसाब से सब चीज है। तो आप जो बोलते हैं, तो मुसलमान भाई जो हैं उनको आज जो आप है ना, बड़ा अच्छा लगा सुन कर करके कि कितना दिमाग लगाते कि कहाँ से किसको तोड़ा जाए, कहाँ से किसको चोट किया जाए। आज आप हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को डरा रहे थे, और आप मुसलमान भाई को मुसलमान के जाति जाति में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए सलूट है भाई, आपको सलाम सलूट करते हैं कि कितना है कि मतलब किसको कैसे लड़ाना है। ये तो ठीक है, लड़ाने का काम आप करते हैं। भूपेंद्र जी, आप सब सवाल नोट करते जाइएगा, क्योंकि आरोप आप ही के खिलाफ है सबसे ज्यादा। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, आरजेडी हो या महागठबंधन हो, हमेशा हर समाज, हर वर्ग, हर जाति को समान रूप से समानता के तौर पे महिलाओं को भी उतना ही सम्मान देते हुए
हर जगह दिया जाता है, या तो संगठन हो या संगठन से विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब जगह ठीक है, उसका निर्णय तो अभी हो जाएगा। ठीक है प्रतिभा जी, एक ओपनिंग रिमार्क आपका भी, क्योंकि जेडीयू का क्या सोचना है इस पर कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग की रणनीति, क्योंकि समय समय पर आप लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, बड़ी बयानबाजी की जाती है, और ऐसे में जेडीयू किस तरीके से देख रही है इस वोट बैंक को साधने के लिए, क्या आपकी सरकार की ओर से प्रयास? उन्नति जी, जेडीयू को कभी भी चुनाव के समय में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है और न हमें वोटरों को साधने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी सरकार 2005 से लेकर अब तक, और मैं जो कहती हूँ हमारी सरकार भी नहीं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो 2005 से लेकर अब तक अगर जनता के विश्वासों पर खड़ा उतरी है तो काम के बदौलत। ये जो हमारी विपक्षी पार्टियां आज कहती हैं कि हम मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं, अरे भाई मुस्लिम भाइयों को हमारी सरकार ने कभी अपने से अलग समझा क्या? सरकार ने हर दिन, सरकार के पास हर दिन लोगों के लिए योजनाएं हैं, क्या उसमें अल्पसंख्यक भाइयों के लिए नहीं है? जब योजना सरकार सबके लिए बराबर बना रही है, सबको इस योजना का लाभ, अच्छा कोई बिहार का एक ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा, चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री का उसका मामला हो, या वृद्धजन विधवा विकलांग के पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, या बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मामला हो, मुफ्त एजुकेशन की मामला हो, तो हर वर्ग हर तबका इसका लाभ ले रहा है। तो हमें अलग से चुनाव के समय में न किसी को साधने की जरूरत है और न किसी से कुछ वकालत करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से न्याय के साथ विकास का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, विपक्षी है तो अब आप चाहते रहे, कहते हैं वोटर लिस्ट से किसका नाम कटा, अरे भाई एसआईआर हुआ, एसआईआर के मामले पे लोग इतना है तो अब मचा रहे हैं, कहीं इन्होंने कुछ गोलमाल तो नहीं करके रखा था जो इनके पेट में इतनी दर्द हो रही है? मैं कहती हूँ सबके लिए सार्वजनिक रूप से समय समय पर चुनाव आयोग का काम है, वो संशोधन करते रहता है, तो फिर ये इन्हीं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें कैसे पता कि इनके वोटर्स का नाम काटे और अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है? मदरसा बनाए हमारी सरकार, मदरसों को मान्यता दे नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए नीतीश कुमार, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करे नीतीश कुमार, और ही तैसी हो गए लालटेन वाले। अरे भाई लालटेन वालों ने डरा धमकाकर वोट लेने के सिवा किया है कुछ? आज हिना साहब जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मधु जी एक काउंटर कमेंट आपका, बड़ा तीर मारा, काम वो गिनवा रही है कि काम उन्होंने किए हैं, लेकिन वोट बैंक आप लोग ले जाते हैं। हिना साहब जी को भेजिए ना। ने किया, मैं इसका इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ आप अलायंस में खड़े उससे बड़ा कोई दुश्मन है क्या मुसलमानों का? आप बताइए ना, जिसके साथ तो क्या मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया? क्या मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया? लेकिन जिसके साथ जो आज नियुक्ति हो रही है उसमें क्या वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आ रहे? मानती है कि बीजेपी जो है उनके वृद्धजनों को क्या 1100 रुपए बढ़ के नहीं मिल रहे हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रही है, पहचान होती है मधु जी पहचान होती है कपड़ा देखकर। इस बयान से ये कहाँ स्पष्ट होता है कि सरकार मुस्लिम विरोधी है? आपके सहयोगी दलित जहर बो रहे हैं उनके समाज में आपस में लड़वाने के लिए, ताकि ठीक आपस में है। चलिए भूपेंद्र जी आपकी एंट्री कराती हूँ। भूपेंद्र जी बड़े आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता तक पहुँचते हैं। ऐसा है बहन, मैं बता दूं, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन बोल रही है, चाहे हमारे ये राजद की प्रवक्ता बहन बोल रही है और ये कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये न बताइए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को 18% आबादी है, आपने कभी उनको कुछ बनाया क्या? आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी एमएलसी है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। जानकारी का अभाव है भाई साहब, देवी जी है, आपको मालूम है? प्रधान महासचिव। अरे भैया और क्या आपने बनाया? आप मुख्यमंत्री पद 15% यादव की परिवारवादी वंशवादी लोग ऐसे ही चिल्लाएंगे बीजेपी देश को ढंग से होने नहीं देते। पूरे देश में नहीं, आप जो राजनीति अरे बेटा बेटी को पहले जगह पर स्थापित करें ना लालू यादव जी, बालक से बचेगा तब में कहीं और देंगे। बिहार की बात करते हैं, मुसलमान भाइयों को टिकट दिया,
चैनल से जो बोल रहे हैं मुसलमानों को डरा कर उनका वोट लेते आए आज तक। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया है और उनको निर्भीक बनाया है। मधु जी, आपके लिए कहा जा रहा है मधु जी। डिप्टी सीएम बना रहे हैं क्या? डिप्टी सीएम घोषित कर रही है राजद मुसलमान को। अब्दुल बारी सिद्दीकी से ज्यादा कर रही है। ठीक है, एक साथ नहीं भूपेंद्र जी। अरे भाई हिना साहब जी को मुख्यमंत्री बना रही है, आरजेडी का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा हिना साहब जी को बना रही है। बोलिए ना। ठीक है, देखिए मधु जी सीधा सा सवाल पूछ रही हैं प्रतिभा जी। सुनिए, सब एक साथ बोलेंगे तो किसी का सवाल नहीं सुनाई देगा। अरे सुनिए मधु जी, आपके लिए सवाल है। वो कह रहे हैं कि परिवार से हटकर आप लोग देखें तब तो कहीं आप लोग को मुस्लिम भाई बहन नजर आएंगे। अरे भाई मैं इनसे जानना चाहता हूँ, राज्यसभा में भी मुस्लिम है नहीं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं, उससे अछूता क्यों रखा हुआ है? आप बताइए कि आप कितने टिकट दे रहे हैं, ये बताइएगा। बहन आप बताओ ना। 18% मुसलमान भाई है और 14% इस देश में जाता है प्रदेश के अंदर में। आप तेजस्वी को हटा करके कोई मुसलमान भाई को बिहार लोकसभा में कितने टिकट दिए थे? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके बेवकूफ बना रही है। हाँ, पूरा देश घुमाइएगा उनके खर्चे से। महिला विरोधी महिला को टिकट नहीं दिया। अरे आपकी सरकार में तो लड़कियों के दुपट्टा खींचे जाते थे और महिला विरोधी नीतीश कुमार जी ठीक है है, जिन्होंने हिना साहब क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? मधु जी, बिहार विधानसभा में कितने लोगों को टिकट दे रही है? भागने वाला आप बताइए ना। एनडीए की बैठक अभी नहीं हुई, तय नहीं हुआ। आप बता दीजिए, अगर इंडी गठबंधन वालों ने बैठक कर ली कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट देने का फैसला किया, आप बता दीजिए ना। हमारे यहाँ भी बैठक नहीं हुई है, तो बैठक को भी तो बता देंगे। आप बता दीजिए, अरे आप बता दीजिए ना। जवाब नहीं है बोलने के लिए, तो फिर आप सबसे ठीक है, चलिए अब चर्चा का विषय यही रहेगा कि मुस्लिम हितैषी कौन है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है। ठीक है, वक्त नहीं है ज्यादा मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।